नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आपका स्वागत है। आज की परिचर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले दो लाइनें आपको सुनाता हूं। झूठे वादों पर थी अपनी जिंदगी, झूठे वादों पर थी अपनी जिंदगी, अब तो वो आसरा भी जाता रहा। यानी ये कहानी एक टूटे हुए आसरे की है जिस पर झूठी उम्मीद के साथ इस पूरे इलेक्शन के लिए तैयारी की थी इंडी गठबंधन ने। एक के बाद एक रैली, जैसे ही इंडी गठबंधन की बात शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह से एक रैली में तमाम लोगों ने अपने हाथ उठाए विपक्ष ने और कहा कि हम मोदी का विरोध इस बार पूरी ताकत के साथ करेंगे, ये बात थोड़ी दूर तक चलती उससे पहले ही इसके रेजा रेजा होने की शुरुआत हो गई। पहले तो जिसको संयोजक मानकर रखा वो चले गए, फिर एक एक कर कर सब चलते गए और कल तो जैसे सब कुछ ही इंडी गठबंधन का बिखेर के रख दिया हो, जब ममता बनर्जी ने बिना सहयोगियों के पूछे, बिना इंडी गठबंधन के उन लोगों के साथ जो लगातार इंडी गठबंधन के नाम पर एक पूरी तमीद बांधे हुए थे, वो भी बिखर गई। आज इसी पर परिचर्चा में मेरे साथ शामिल हैं अभय कुमार जी, जिनको आप जानते हैं आंकड़ों की दुनिया के राज वो काफ़ी अच्छे से खोलते हैं। दूसरी ओर कोलकाता से तापस सेन, बंगाल की कम से कम उन जगहों के बारे में भी बता सकते हैं जहां आम रिपोर्टर की कोई आमद दरफ्त नहीं होती। तो अभी मैं उस पर बात शुरू करता हूं। पहले तो मैं तापस पर आता हूं क्योंकि तापस ये बताएंगे। तापस, आखिर वो एक पूरा फैशन शो की तरह था जब ममता बनर्जी ने अपने पूरे उम्मीदवारों को सबके सामने लाई और उनको दिखाया। मुझे लगा कि ऐसे अमूमन होता नहीं है, लिस्ट आती है फिर नाम होता है, लेकिन ये क्या राहुल गांधी और तमाम उस विपक्ष को ये बताना था कि जिस झूठी उम्मीद पर आप खड़े हो, कम से कम मैं उसमें साथ नहीं हूं आपके। क्या था ये तरीका? जी बिल्कुल, क्योंकि ममता बनर्जी अमूमन जिस तरीके से कैंडिडेट लिस्ट वो इशू करती हैं, वो अपने घर से, कालीघाट के उनके घर से वो लिस्ट को पब्लिश करती हैं और एक एक करके उम्मीदवारों का नाम, और हमेशा ऐसा होता है कि हर उम्मीदवार शायद मौजूद भी नहीं होते वहाँ पर, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में होते हैं, उनको इत्तला किया जाता है कि उन्हें चुना गया है। लेकिन इस बार एक सरप्राइज़ था और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सभा, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड जाना जाता है लेफ्ट के सभा को लेकर, क्योंकि लेफ्ट यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा करके अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी ताकत हमेशा दिखाता आया है। और तृणमूल कांग्रेस भी पिछले कुछ सालों से ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सभा कर रहे हैं और ये तृणमूल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था पिछले 10 दिनों से कि ब्रिगेड एक सरप्राइज होगा, एक पॉलिटिकल सरप्राइज होगा, बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल सरप्राइज होगा, बाकी विरोधियों के लिए, अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात की जाए तो हमने वही देखा कि कल ममता बनर्जी अपना वक्तव्य रखने के बाद 42 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो उनके उम्मीदवार होंगे उनका नाम अभिषेक बनर्जी के माध्यम से सामने रखा गया और उन 42 कैंडिडेट्स को लेकर लगातार रैंप में वो चली और लोगों के पास पहुंची और दिखाई बार बार कि ये है आपके कैंडिडेट्स जो आपके इलाकों से लड़ेंगे। लेकिन एक बात कहा जाता है ना कि चुनाव में एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होना और उसे वोट में तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स के रग रग से वाकिफ़ है, वो जानती है कहाँ किस तरीके से वोट होता है, क्या माइनॉरिटी वोट बैंक कितना अहमियत रखता है कुछ इलाकों में। जैसे यूसुफ पठान की आप बात करें, बहरमपुर से उसे पिच किया गया है, तो सवाल सबके मन में अचानक आया कि बहरमपुर से यूसुफ पठान को क्यों पिच किया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगर ये गठबंधन काम नहीं आया तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच, उसका एक बड़ा कारण ये है कि अधीर रंजन चौधरी अपने आलाकमान को भी बहुत पहले से बता के रखे थे कि वो ममता बनर्जी के साथ एक स्टेज शेयर नहीं कर सकते। ममता बनर्जी के साथ उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, ये सबको मालूम है, बहुत सालों से ये डिफरेंसेस है इन दोनों में। तो कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी की वजह से ये मेटेरियलाइज नहीं किया पश्चिम बंगाल का गठबंधन जो होना था, इंडी गठबंधन।
तो एक जवाब ज़रूरी था तृणमूल कांग्रेस के तौर से अधीर रंजन चौधरी के लिए, और वही हमने देखा कि मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है मुर्शिदाबाद और बहरमपुर में। अधीर रंजन चौधरी का दबदबा ज़रूर है, वो कद्दावर नेता है उस इलाके के, लेकिन बावजूद इसके पिछले 2014 से अगर आप देखें उनका वोट शेयर जो है 50% से कम होता जा रहा है, 45%, 42%। तो उनका जो पॉपुलैरिटी मुर्शिदाबाद के इस बहरमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है पिछले 3-4 चुनाव में, वो कहीं ना कहीं घटता नजर आ रहा है। तो लोग वहाँ के ये सोचते कि उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनके पास और कोई कैंडिडेट नहीं है किसी पार्टी के जो अधीर रंजन चौधरी को रिप्लेस कर पाए। इसलिए इस बार यूसुफ पठान एक जाना माना चेहरा, एक खिलाड़ी, और वो खुद भी मुस्लिम है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं तृणमूल उम्मीद कर रही है कि माइनॉरिटी वोट बैंक को अपने और खींचने में मदद करेगी। मदद करेगा। मैं आपके पास आता हूं, अधीर रंजन चौधरी भले उनका वोट शेयर थोड़ा कम होता हो, अभी आपसे और समझूंगा, लेकिन इस पे आंकड़ों, हमारे साथ मोहित दुबे भी जुड़ गए हैं। मोहित राज दुबे कांग्रेस के अच्छे खासी नब्ज पहचानने वाले पत्रकार हैं, उन तक जाएंगे क्योंकि अधीर रंजन के वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अक्सर संसद में उनके साथ मजाक करते हैं। और ये मुझे लगता है ममता बनर्जी ने जो मजाक किया है कांग्रेस के साथ, इस पर भी मैं उनकी राय जानूंगा। लेकिन पहले अभय जी, आप आंकड़ों की कहानी क्या कहते हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें 2019 को, तो 2019 वो समय है जब कांग्रेस 2 सीटों के साथ आती है, मालदा दक्षिण और बहरामपुर में जब 1999 से युद्ध में उतरते हैं जो चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, वो लगातार जीत दर्ज करते हैं। ये एक बड़ी चीज होती है, खासतौर से जहां लगभग 50-52% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन वहां ऐसे समय में जब लड़ाई बिल्कुल ध्रुवीकृत हो, किसी तीसरे की गुंजाइश ना हो, फुरफुरा शरीफ जैसे लोग फुस रह जाएं ममता बनर्जी की आंधी में, और सामने जब नरेंद्र मोदी हों, तो ऐसी लड़ाई में आपको क्या लगता है, आंकड़े आपके क्या कहते हैं कि ये ताकतवर नेता जो 55%, हालांकि अब उसी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया कि उसकी वजह से गठबंधन नहीं हुआ है, ये कहा जा रहा है। जयराम रमेश की भी अलग अलग कहानियां आ रही हैं कि साहब हम तो पूरे तैयार थे, लेकिन मुझे लगता है एक पार्टी का नेता जो अपने संगठन और अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहा था, उसके साथ तो मुझे लगता है कि पार्टी को खड़ा होना चाहिए। यहां पार्टी के लोग उनको कोसने में लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, आंकड़े आपके क्या कहते हैं? थोड़ा आंकड़ों के बारे में बताइए, पूरे जो ये हिस्से हैं और 2021 इलेक्शंस में हुए उसमें क्या क्या आपको लगा, क्या क्या हुआ? देखिए पुनीर साहब, मैं 2019 से आने के पहले मैं 2004 पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि जब जो 2004 में यूपीए की सरकार बनी, एनडीए की सरकार हटी और यूपीए की सरकार बनी, उस समय यहाँ 42 लोकसभा की सीटें हैं, तो उसमें 41 सीट यूपीए को मिला था। 41 सीट कम्युनिस्ट प्लस बीजेपी, कम्युनिस्ट प्लस कांग्रेस। एक सीट तृणमूल को मिला था, तो 42 में 41 सीट मिला था यूपीए को। और एक चीज मैं और बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक साथ हुआ करते थे, एक स्टेट हुआ करते थे, तो दोनों राज्यों में 42 लोकसभा की सीटें और 294 असेंबली की सीटें हुआ करती थी। भारत में बड़े राज्यों में सिर्फ ये 2 राज्य थे ऐसे जहां लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट का संख्या बराबर हुआ करता था। तो 2004 में जब सरकार बनी यूपीए की या एनडीए हटा करके यूपीए की, उस समय 35 सीट, 42 में 42 में आंध्र प्रदेश से, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश से 35 सीटें थी और यहाँ से 41 सीटें थी। 76 सीट का चंक केवल आंध्र प्रदेश, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल से आया था। और यूपीए सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं 2 राज्यों की हुई थी 2004 में। अब अगर हम आगे की बात करें तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अधीर रंजन चौधरी को मैं बहुत ही बड़ा और बहुत ही एक संघर्षशील नेता मानता हूं, और है भी। मुझे उनसे कहने की जरूरत नहीं है, इज ए बिग लीडर, मास लीडर। लेकिन हाँ, उनका शुरुआती दिनों से जो ममता बनर्जी के साथ जो संबंध है या जिस तरह का वो राजनीति करते हो, ममता बनर्जी के साथ सूट नहीं करता है। वो भी मास लीडर है, ये भी मास लीडर है। बस दोनों में एक अहम की लड़ाई रहती है कि भैया मैं आगे तो मैं आगे। तो इन दोनों की लड़ाई में पार्टियां पिस रही है, कांग्रेस पार्टी और वो दोनों एक दूसरे से पिस रही है।
मैं एक बात बताऊं कि अगर हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस से अलग होकर के जगनमोहन रेड्डी जी की भी पार्टी बनी, शरद पवार जी ने भी पार्टी बनाई, ममता बनर्जी जी ने भी बनाई, लेकिन दो नेता वाईएसआर की पार्टी, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पूरी तरह अपने राज्य में सफाया कर दिया। यह काम शरद पवार नहीं कर पाए, जो कि ममता बनर्जी और वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किया। तो इस तरह की बातें हम करते हैं। अब अगर एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आया था। कांग्रेस पार्टी के डिक्लाइन का आलम यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2016 से 2021 में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी, 44 एमएलए थे, लेकिन इस विधानसभा में 2021 में जब चुनाव हुआ है तो एक भी एमएलए कांग्रेस का नहीं आया है। 44-0 जो मुख्य विपक्षी दल थी वह शून्य पर आके खड़ी हो जाए, कैसी विडंबना है, कैसी राजनीति है। तो इस तरह की बातें हुई, तो ये हुआ। उसके बाद मैं एक चीज और बताऊं कि एक बाइपोल हुआ है सागर दिघी, मैं इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मैं सागर दिघी बाइपोल की मैं चर्चा करूंगा। जांजीपुर लोकसभा सीट में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ लगभग 60 से 70% मुस्लिम वोटर है। यहाँ पर यह सीट 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस जीती थी। अब तृणमूल कांग्रेस जब जीत गई, उसके बाद उनके विधायक का मृत्यु हो गया और वहां पर बाइपोल हुआ और वहां पर कांग्रेस जीत गई। और कांग्रेस के बायरन विश्वास एमएलए कैंडिडेट थे, ही वाज नॉट ए मुस्लिम, जैसा नाम सजेस्ट करता है, ही वाज नॉट ए मुस्लिम। और मुस्लिम बहुल सीट से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है। समझिए कि कैसा वहां पर राजनीति उस वक्त हुआ होगा कि मुस्लिम बहुल सीट पर एक कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है, और हरा किसको रहा है? तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को हरा रहा है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार को 2021 में जहां 36,000 वोट आया होता है, यहां पर लगभग 2.5 गुना 90,000 के आसपास वोट आता है। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि मेरा जनाधार बढ़ा है, एक बाइपोल के सहारे मेरा जनाधार बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी हमसे आकर के गठबंधन करेगी। लेकिन उस विधायक को ममता बनर्जी ने अपने में मिला लिया। जो इकलौता विधायक जो बाइपोल में जीता था, उस विधायक को भी ममता बनर्जी ने अपने पार्टी में मिला लिया। तो मुझे तो उसी वक्त लग गया था कि ममता बनर्जी का नियत कांग्रेस प्रति अच्छा नहीं है। तो और अब देख रहे हैं कि उस वक्त मिला लिया और अभी कांग्रेस का वहां कोई विधायक वगैरह नहीं है। तो अब कांग्रेस, ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रति अपना नियत शो करते हुए अब एक तरफा कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। इसमें सबकी भूमिका है, अधीर रंजन चौधरी साहब की भूमिका है, कांग्रेस पार्टी का भी अपना इसकी भूमिका है। तो फिर इस तरह का वहां का राजनीति का समीकरण तो मैं ऐसे देख रहा हूं। अच्छा, तो हम अभी चलते हैं उधर की तरफ। मोहित, अगर हम लोग क्रिकेट की भाषा में कहें, राहुल गांधी एक ऐसी टीम लेकर चले थे जिसका कोई भी खिलाड़ी टीम के लिए नहीं खेलना चाहता, वो अपने लिए खेलना चाहते हैं और अपना विकेट लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपना विकेट एक ही है लेकिन इस पे अलग खेलेंगे। और राहुल गांधी अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि वो कप्तान है और मैच होगा। यहां तक कि खुद ममता बनर्जी ने उन्हीं को बॉल फेंकी जब वो बैट पैड कर रहे थे और उन्हीं को स्टंप करा दिया। ऐसा क्या हुआ कि वो तो 0 पे आउट हो गए ममता की इस गुगली पे? क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ अधीर रंजन की वजह से ममता नहीं आई होंगी कांग्रेस के साथ? आपका क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए धीरेन्द्र जी, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ जो है एक राह पर, एक लकीर पर ममता बनर्जी चलती हुई नजर आई। जब इंडिया घटक दलों की बैठक हुई कर्नाटक में तो उस वक्त वहां पे हम मौजूद थे। मुंबई में जब बैठक हुई थी तो हम भी वहां मौजूद थे। दिल्ली में जब बैठक हुई तो वहां भी हम मौजूद थे। आपको हम बताते चले जो सिलसिला लगातार रहा है, ममता बनर्जी जो है लगातार राहुल गांधी के साथ चलती हुई नजर आई, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चलती हुई नजर आई। आखिरी तक वो आश्वासन देती रही कि हम गठबंधन करते हुए आपके साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन आपको लेफ्ट को जो है दूर करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी का जो लेफ्ट का मोह था वो टूटा नहीं, वो छूटा नहीं, और उसका खामियाजा हम ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के रूप में भुगतना पड़ा। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पे कह दिया कि आपने भारत जोड़ो यात्रा जो तो शुरू की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम आपके इलाके में आएंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी सीधे तौर पे आरोप लगाती रही कि भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल में आ रही है और हम सहयोगी दल हैं, हमको आपने निमंत्रण दिया नहीं। लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि हमने चिट्ठी तो पहले ही लिख दी थी, अगर चिट्ठी उनको नहीं मिली है या उनके ऑफिस तक चिट्ठी चली गई, उनको इत्तला नहीं की गई है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी की कोई गलती नहीं है। बाद में कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी को भी रिलीज मीडिया में कर दिया और बता दिया कि ममता बनर्जी के जो आरोप थे वो सही नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी खुद ही जो है
वो राहुल गांधी या ये कहें कि इंडिया घटक दल को छोड़कर जाना चाहती हैं। लेकिन बीच का एक रास्ता धीरेन्द्र जी वहाँ पर निकाला गया और कहा गया कि भले ही वो अकेले जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े, 42 सीटों पे ताल ठोके, लेकिन वो इंडिया घटक दल से जो है छोड़ के नहीं जा रही हैं। इंडिया घटक दल के वो साथ है, वो भले ही अलग चुनाव लड़े। लेकिन सियासत में ऐसा होता नहीं है कि अगर आप एक साथ युद्ध नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि वो हमारे साथी हैं, आपको अगर वक्त पर छोड़कर चले जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला गया। लेकिन अब सवाल जो आपने पूछा है, जो बड़ा दिलचस्प है, दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी को ममता बनर्जी क्यों छोड़ के चली गई? क्या अधीर रंजन चौधरी की उसमें गलती थी? क्या अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता के खिलाफ संसद के भीतर, संसद के बाहर, पश्चिम बंगाल के अंदर बोलते हुए नजर आते थे? तो निश्चित तौर पे जब भी गठबंधन की बात होती थी, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 10 जनपद मिलने जब ममता बनर्जी आई थी, तो उस वक्त भी अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया था थोड़े दिनों के बाद, और कहा था कि ममता पे भरोसा किया नहीं जा सकता है, ममता तो दगा देंगी, धोखा देंगी। वो हमेशा मुखर होकर मुर्शिदाबाद जब भी जाते थे, बहरामपुर जब भी जाते थे, तो ममता को ही निशाने पर रखते थे, लेफ्ट के बारे में वो ज़्यादा नहीं बोलते थे। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और देखिए, ममता बनर्जी का जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सिंगल पॉइंट एजेंडा है वहाँ पे कि किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को परास्त करना है, किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को हराना है। गठबंधन नहीं हुआ, यूसुफ पठान को उतार दिया गया। 1999 से लगातार अभेद किले के रूप में बहरामपुर जो है वो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए और अधीर रंजन चौधरी के लिए। ऐसा पहली बार है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी भी कहीं ना कहीं परेशान है। उनको ये लग रहा है कि यूसुफ पठान की बल्लेबाजी अगर चल गई वहां पर, तो उनको जो है उनको हराना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और यूसुफ पठान देखिए ऑलराउंडर, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं और अच्छी बैटिंग भी करते हैं। तो अगर अच्छी बॉलिंग पे कहीं क्लीन बोल्ड हो गए अधीर रंजन चौधरी, तो उनको ना दिल्ली में जगह मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा खेमा है जो अधीर रंजन चौधरी को पसंद नहीं करता है। वो ये कहता है कि लोकसभा में वो ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जिनको नहीं कहना चाहिए, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुद्दा मिल जाता है। चाहे राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी की बात हो या संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पे जो है आपत्तिजनक बयान देने की बात हो, तो कटघरे को पार्टी में खड़ा करते हुए नजर आए हैं। और आपको हम ये भी बताते चले कि जो मौजूदा वक्त में कम्युनिकेशन हेड है, कई बार उनको चेताते हुए नजर आते और कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी थोड़ा कंट्रोल करिए। लेकिन वो अपने बेबाकी से जाने जाते हैं और वही उनकी सियासत है। तो निश्चित तौर पे मुश्किलें उनके सामने हैं बहरामपुर के भीतर। तापस, ऐसा क्या लगता है कि ममता बनर्जी एक तरफ तो बाहरी कहती हैं, आने वाले हर आदमी को बाहरी कहती हैं, और बंगाली सेंटिमेंट और रीजनल सेंटिमेंट वो सब करती हैं, उधर से वो कीर्ति आज़ाद, ख़ास तौर से शत्रुघ्न सिन्हा, फिर यूसुफ पठान, गुजरात से लेके बिहार से लेके सबको पहुंच रही हैं, और जिसको वो छू देती हैं वो वहाँ का लोकल हो जाता है, बाकी सब बाहरी हो जाते हैं। यहाँ तक कि मोदी और तमाम लोग भी उनकी नज़र में बाहरी हैं। ये जो राजनीतिक सक्सेस है कि वो अपने किसी भी आदमी को जिता देती हैं, इमोशन जो है बंगाल की राजनीति में बहुत अहम रहे हैं। चाहे वो आप अधीर रंजन चौधरी को देखिए, जब वो बोलते हैं इमोशनल होकर बोलते हैं, उनका वोटर उसको लाइक करता है। ममता बनर्जी ने, चूँकि उस पूरे 2.5-3 महीने में जब हम लोग आपके साथ घूम रहे थे, कहा गया कि बस एक ही गलती हुई जब उन्होंने दीदी और या वो जो नंदीग्राम में जो एक्सीडेंट हुआ था उस सब पे, तो उसने ममता बनर्जी को वापस बाउंस बैक किया, ऐसा कहते हैं। जबकि मेरा मानना है कि ठीक है, वो बेहतर पॉलिटिशियन है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें, बाहरी वाला मुद्दा भी उनके खिलाफ नहीं चलता है, ये भी नहीं चलता है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस और सीपीएम जो पहले से ही थी, उनको साथ लेने से ममता को कुछ सध नहीं रहा था, या ममता ने आगे चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव को भी देखते हुए ये सब किया है? जी देखिए, ममता बनर्जी हम जानी जाती है अपने स्ट्रैटेजी के वजह से, क्योंकि पश्चिम बंगाल देखिए बाकी राज्यों में, खासकर अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हमने देखा है। अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति बोले, यहाँ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ख़ासकर अगर रूरल बंगाल में जाए, अगर गांव में हम लोग जाते हैं, तो हम देखेंगे कि लोग उन्हीं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या उन्हीं से कनेक्ट कर पाते हैं जिन्हें वो टीवी में देखते हैं या जिन्हें वो अखबारों में, जिनके बारे में वो पढ़ते हैं। तो ये बहुत आसान होता है, क्योंकि रचना बनर्जी जो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं रही,
अचानक से उन्हें टिकट दिया गया और वो लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ वो हुगली से लड़ेंगी। यूसुफ पठान एक माइनॉरिटी वोट बैंक यूसुफ पठान को पकड़ के तृणमूल के और आ सकता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का जो पॉपुलैरिटी है, वोट शेयर कम से कम ये दिखाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी घटता जा रहा है। और ममता बनर्जी जो अपने आप को हर घर की बेटी से तुलना करती है, उनका एक अलग ही कैरिज्मा है, एक कैरिज्मेटिक कैरेक्टर है जिसके साथ घर की बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पाती है कि हमारी की बेटी है। लेकिन छोड़ पर अगर आप देखें कि रेजिमेंटेड पार्टी बीजेपी और लेफ्ट का जो वोट शेयर है वो कहीं हमने देखा है कि वो बीजेपी की ओर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है जहां पर कांग्रेस या लेफ्ट के कोई स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के किसी नेता के खिलाफ वहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, तो वो वोट टीएमसी को नहीं देकर वो बीजेपी को चला जाता है। और ममता बनर्जी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है कि संदेशखाली जैसी घटना के बाद एक माइनॉरिटी वोट बैंक का इशू भी बन सकता है, क्योंकि ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों की ज़िंदगी को सीधे तौर पर इफेक्ट कर रहा है। तो इस बार ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान का ये ट्रम्प कार्ड इसलिए खेला क्योंकि अधीर रंजन चौधरी खुद थोड़ा प्रेशर में ज़रूर है वहाँ पे कि इस बार पहली बात तो उनके नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है वहाँ से उम्मीदवार कौन होंगे कांग्रेस के, लेकिन अमूमन अधीर रंजन चौधरी वहाँ से कैंडिडेट रहेंगे ये तो पक्का है। लेकिन उनका जो घटता हुआ वोट शेयर है उसको कैपिटलाइज करने के लिए एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यूसुफ पठान एक जाना माना चेहरा है जिसका इंट्रोडक्शन अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, कल किसी एक सीनियर नेता मुझसे कह रहे थे कि यूसुफ पठान पार्टी ज्वाइन करके ये कैंडिडेट की जो टिकट है उसे मिला या फिर वो कैंडिडेट के तौर पर जीतेंगे तब जाकर वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों के मन में अगर विरोधी इस चीज़ को डाल देते कि देखो वो या कीर्ति आज़ाद वो पहले से टीएमसी में थे, अब उनको कैंडिडेचर मिला है, वो कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन दुर्गापुर बर्धमान से, लेकिन यूसुफ पठान अचानक से आए, उनको टिकट दिया गया और टिकट देने के बाद यूसुफ पठान वहाँ से लड़ेंगे। अगर वो जीत जाते तब वो टीएमसी में पूरी एक्टिवली रहेंगे जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है, लेकिन अगर हार गए तो क्या उनकी जो सर्विसेज या कमिटमेंट्स है वो लोगों के लिए रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखें जो ट्रेंड हम तृणमूल कांग्रेस में पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहान, ये लोग सारे लोग इन्हें वोट देकर लाए थे क्योंकि ये बहुत जाने पहचाने चेहरे थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाए, वो डिलीवर नहीं कर पाए। 2 टर्म के बाद उन्हें भी हटा दिया गया क्योंकि ममता को पता था कि बशीराट के संदेशखाली में जो घटना हुई है उसके बाद नुसरत जहान को अगर कैंडिडेट के तौर पर रखा जाए तो वो सुसाइड करने के बराबर होगा। तो ममता बनर्जी से बेहतर शायद ही आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई इस नर्व्स को समझता है आम लोगों की कि किस देने की वजह से उनके पार्टी को फायदा होगा। लेकिन ये भी देखना है, हुमायूं कबीर एक बड़ा नेता है तृणमूल कांग्रेस के मुर्शिदाबाद से, जिसका है कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, वो काफी यूसुफ पठान को अचानक दिया गया। अब देखना ये होगा, एक तरफ अधीर रंजन चौधरी एक कद्दावर नेता, उनका एक वोट बैंक है, वो अपने हिसाब से वोट लड़ते हैं, तो दूसरी ओर तृणमूल के जो बड़े नेता जो खुश नहीं है यूसुफ पठान को पिच करने को लेकर, कहीं वो क्रॉस वोटिंग में ना तब्दील हो जाए। ये एक बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी को जरूर रहेगा अगर हम बहरमपुर सीट की बात करें तो। बहरमपुर सीट की बात। अच्छा अभय जी, आपने बहुत ही एक बढ़िया वो रखा है सामने, परिप्रेक्ष्य दिया है कि 2004 में जीत का जो श्रेय है वो इसी राज्य को है, यूपीए के, जिसने मनमोहन सिंह को इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दिया। फिर वो, लेकिन ये भी तय है कि कांग्रेस का जिस तरह से पतन वहाँ शुरू हुआ था 77 में, उसके बाद से उसके पास वहाँ खड़ा होने की जगह, हालांकि 67 में ही अजय कुमार बोस के उसमें हो गया था ये हम देखें, लेकिन अब अगर हम लोग बात करते हैं कि राहुल गांधी जब वो कम्युनिस्टों के साथ बात करते हैं तो कम्युनिस्ट वहाँ सीट पे उनकी डी राजा की वाइफ को खड़ा कर देते हैं जिस सीट पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बल्कि एक और टिप्पणी कर देते हैं कि अगर आपको फ्रंट फुट पे खेलना है तो नॉर्दर्न इंडिया से जाके लड़िए, यानी वो वहाँ उनको कह देते हैं। इसके बाद वो जब
इधर आते हैं तो सब ममता बनर्जी कहती हैं कि हम एनडी में हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं, आप अपनी सीट पर अपने आप लड़ो। सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां ये तय नहीं हो पा रहा कि वो जीतेंगे कि क्या करेंगे, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। यूपी में उनको वो सीटें दी गई हैं जो 17 सीटें हैं, जिनमें से एक उनकी सिर्फ रायबरेली की सीट ऐसी थी जिस पर उनकी माताजी जीती थी पिछली बार। उन्होंने इस बार चिट्ठी लिखकर इतिश्री कर दी जो लोकसभा चुनाव की राजनीति से। अब आपको क्या लग रहा है कि एक तो 0 सीट है, हम लोग ये मान के चलें कि जो ये राज्य है बंगाल, वहां से 0 हो गए हैं, और राहुल गांधी की रणनीति क्या है, क्यों नहीं साध पा रहे हैं? वो यात्रा जरूर कर रहे हैं भारत की, लेकिन भारत के राजनीतिक दल जो उनके साथ खड़े होने चाहिए थे, जो स्टेज पर खड़े थे, वो एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये बदलाव उनको इम्पैक्ट डालता है? देखिए पुनीर साहब, पहले अभी आपने कीर्ति आजाद जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में बात की, तो मुझे 2 लाइन अगर उन लोग पर बोल लेने दीजिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे तसल्ली मिलेगी। कीर्ति आजाद जी 2014 का लोकसभा बीजेपी के टिकट पर जीतते हैं दरभंगा बिहार से। 2019 में जब बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हैं धनबाद से, लगभग 5 लाख वोट से चुनाव हारते हैं, और फिर इस बार वहां से वर्धमान से या वहां से आसनसोल के बगल वाले सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कीर्ति आजाद सीट नहीं बदल रहे हैं, सीट के साथ साथ राज्य भी बदल रहे हैं, बिहार, झारखंड और अब जाकर के वेस्ट बंगाल। पहली बात। दूसरी बात, शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बारे में मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि 2019 का लोकसभा चुनाव वो पटना साहिब से हारते हैं कांग्रेस के टिकट पर, और उनकी धर्मपत्नी जी लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट बनती है। तो और अभी फिर वो इसके बाद कांग्रेस समाजवादी, उनकी पत्नी थी अदबी, कांग्रेस समाजवादी अब तृणमूल कांग्रेस से सांसद है, फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये तो एक प्रकार की बात है। अगर हम बात करें कि देखिए, एक चीज जो बहुत बड़ी मार्के की बात है जिस पर किसी का ध्यान कम जाता है कि 2004 में आपने भी कहा कि 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने में यूपी वेस्ट बंगाल की बड़ी भूमिका थी, 41 सीट दिया था। लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक बरात छुपी हुई है। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट का दिल्ली में अलायंस और स्टेट में जब विरोध हुआ तो जनता ने इसको भांप लिया, और 2011 में ऐसा इसी अलायंस को, मतलब कांग्रेस कम्युनिस्ट को ऐसा पनिश किया कि आप स्टेट में हमारे साथ हमारे लिए काम कर रहे हो, बड़े कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हो, और केंद्र में जाकर के कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हो। तो कम्युनिस्ट को ऐसा पनिश किया कि आज कम्युनिस्ट का एक भी एमएलए नहीं है, या एक सांसद है, ना एक एमएलए है, ना ही एक सांसद है उस स्टेट से। तो 2004 में जो कम्युनिस्ट ने जो ढुलमुल रवैया अपनाई कि स्टेट में दुश्मन कुश्ती और वहां जाकर के दोस्ती, उसका पनिशमेंट आज वो लोग उनको ये करना पड़ रहा है। और मैं आगे की एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे एक बात मैं कहूं कि ऐसा आपका आवाज कट गया था पुनीर साहब, आपका आवाज कट गया था, क्या सवाल था? मैं थोड़ा ठीक से एक बार फिर से दूर आएंगे? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, लगातार आ रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो एक चीज ठीक है, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। अब कांग्रेस पार्टी तब जबकि ये ममता बनर्जी जी एक तरफा उसको धक्का दे करके एक तरफा करके उन्होंने पूरा अपना 42 सीट के उम्मीदवार की घोषणा कर दी, कांग्रेस की थोड़ी बेइज्जती भी हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस परिस्थिति में एक बार मैं बिहार का 2009 लोकसभा चुनाव का एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, उससे आप वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करके कांग्रेस का क्या रोल होगा उससे आप कर सकते हैं। कि 2009 में जब बिहार में लोकसभा चुनाव देश में लोकसभा चुनाव हो रहा था, बिहार में रामविलास पासवान जी और लालू जी ने अलायंस करके 25 सीट लालू जी ने लिया, 12 सीट रामविलास जी ने लिया और 3 सीट कांग्रेस को दे दिया। एक तरफा उन्होंने लालू और रामविलास से बंद रूम में टिकट की सीट का फैसला किया, 25-12 का, और 3 सीट कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस पार्टी इतनी गुस्सा आ गई और कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम किया, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे उम्मीदवार बिहार के 40 सीट पर डाल दिए कि लालू जी का और रामविलास जी का सारा उम्मीदवार लगभग हार जाए। रामविलास पासवान 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए थे और कांग्रेस पार्टी के कारण मोरलेस हारे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विरोध में कांग्रेस लालू जी और रामविलास पासवान ने जो कांग्रेस की बेइज्जती की थी, जैसा बेइज्जती आज ममता बनर्जी कर रही है वैसा ही बेइज्जती लालू और रामविलास पासवान ने 2009 में बिहार में किया था। तो उसके
उसके उसके मतलब प्रतिरोध में कांग्रेस ऐसा उम्मीदवार बिहार में खड़ा किया, ऐसे ऐसे उम्मीदवार की अपने हम नहीं जीत पाएंगे लेकिन उनके उम्मीदवार को हरा दे। तो यही हाल ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुझे करती हुई महसूस हो रही है। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र होगा कि एक दो सीट जहां पर उनकी फाइट अच्छी होगी, बहरामपुर सीट हो, एक दो और मालदा की एक दो सीट हो, मालदा की सीटें हो, उनको जीत लो। लेकिन वैसा कुछ इंजीनियरिंग करो कि ममता बनर्जी को कितना कमजोर किया जा सकता है। ममता बनर्जी को या तो मैंने कमजोर करो या हराने का प्रयास करो। तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस का अगला अभी जो इलेक्शन जो अभी होगा उसमें मैं यही रोल देख रहा हूं। देखिए, अगर हम लोग आंकड़ों में जाते हैं तो ये बहरामपुर सीट, जिसको हम बहुत ताकतवर सीट अभी तक कह रहे हैं, वो लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा में तो 6 साफ हो गई, 7 विधानसभा सीटों से मिलकर ये लोकसभा सीट बनी है, तो 6 विधानसभा सीट टीएमसी के पास है जहां तक मेरी जानकारी, और एक जो है सीट बीजेपी के पास थी, यानी पूरी तरह से वहां सफाया है। और मुझे शक है कि वहां कांग्रेस इस स्थिति में होगी कि कांग्रेस जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद अभय जी? बहरामपुर असेंबली सीट बीजेपी के पास है। हाँ, मैं यही आपको बता रहा था, 7 विधानसभा सीट है बहरामपुर लोकसभा में। मैं कहना चाह रहा था 7 वेस्ट बंगाल में और एक सीट बहरामपुर विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। नहीं तो उसकी 6 जो रेस्ट सीटें हैं दैट इज विद तृणमूल कांग्रेस। 6 सीट पर तृणमूल कांग्रेस का है अभी रिप्रेजेंटेटिव, और एक सीट बहरामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार है। और पिछले लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी जी 81,000 वोट से चुनाव जीते थे। पिछला चुनाव 2014 का लोकसभा चुनाव लगभग 2.5 से 3 लाख या बहुत ज्यादा मतों से जीते थे। मुझे जहां तक याद आ रहा है 2.5 से 3 लाख, लेकिन पिछला इलेक्शन महज 81,000 वोट से वही मेरा मानना है कि जो आपने एक रणनीतिक बात बताई है, तो मुझे लगता है कांग्रेस वहां अभी ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि वहां अपने उम्मीदवार इस तरह खड़े कर सके कि वो कोई अगर जीतती हुई टीएमसी है तो उसको दिक्कत पैदा कर सके। यहां तक कि जो उनके लोग हैं उनकी जमानतें बचेंगी, इस पे शक है, क्योंकि अगर पिछली बार के 42 सीटों का देखें तो 33 सीटों पर वो चौथे नंबर पर थी शायद, जहां तक मुझे याद है। बहुत बुरी हालत में थी। एक सीट पर तो 5वें नंबर पर थी, एक सीट पर दूसरे नंबर पर एक सीट पर आई थी, तो 33 सीटों पर वो चौथे नंबर पर थी। अगर इतनी बुरी हालत है तो उसके पास शायद इतने उम्मीदवार नहीं, इतने वोट नहीं है कि वो वोट लेकर डरा सके। और जिस तरह की मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स वहां होती है उसमें एक तरफा ममता बनर्जी काफी हद तक आगे जा चुकी है। उनको तुष्टीकरण से लेके तमाम चीजों पर लोग आरोप लगाते हैं या जो भी करें वो उन सबको कर चुकी, क्योंकि आज भी जो सयानी घोष है उसका 2015 का शिवलिंग को लेकर एक ट्वीट, जिस पर बाद में उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, वो भी एक बड़ी चीज है। अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो एक रचना बनर्जी हैं उनको लाई हैं वो, तो नेताओं के साथ उनको अब खिलाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे पहले एक तिवारी भी जो रणजी प्लेयर रहे हैं वहां से, वो भी विधानसभा में थे। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर यूज करती हैं ममता बनर्जी सेंटिमेंट्स का, मुस्लिम वोटों का, और इसके साथ साथ रीजनल और जो सेंट्रल की पॉलिटिक्स है उसको भुनाती हैं। लेकिन मोहित, आपको जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसको वायनाड में लड़ना पड़ेगा वामपंथियों से, जो मुस्लिम वोट के लिए बीजेपी इसे, वो जो मुस्लिम वोटों के लिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक ही स्ट्रेटजी रह गई है कि किसी तरह बस मुस्लिम वोट के लिए वो अपने सहयोगियों से लड़े या सहयोगियों से समझौता करे। बाकी कोई भी वोटर्स है वो उसको लगता नहीं है। और यहां तक कि अभी तक प्रियंका गांधी की सीट का फैसला नहीं हो रहा, लोग पूछ रहे हैं यहां राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं, ये हो रहा है। तमाम जगहों पर इस तरह खोई हुई चीज जिसमें ममता बनर्जी ने और उनके लिए दिक्कत पैदा की। आपको लग रहा है कि अभी भी, मैं पहले 1 मिनट आपको जयराम रमेश की बाइट सुनवा देता हूं, इस बाइट के बाद आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ये एक ऐसी पार्टी के जो कम्युनिकेशन हेड हैं, जो पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे एक ऐसे पॉलिटिशियंस को हराना चाहती है जो लगातार, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, उन सब से बात करते हैं। पहले ये सुन लीजिए, जयराम रमेश की एक बाइट है। तृणमूल के साथ हम सफल नहीं हो पाए, पर क्या ममता जी पर क्या दबाव है, बीजेपी क्या दबाव डाल रही है उन पर, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। पर मैं ये सिर्फ ये कह सकता हूं कि पहले दिन से मैं क्या, हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं तृणमूल के साथ। पर
जो गठबंधन का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो सम्मानित ढंग से तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा घोषणा हो जाए। देखिए कितनी बेचारगी दिख रही है। एक लीडर जिसको रणनीति बनाने का काम दिया गया है, मोहित, इतनी बेचारगी से आप जीत की उम्मीद करते हैं? देखिए धीरेन्द्र जी, आपने एक बात कही, उस बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। आपने कही कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम मतदाताओं या मुस्लिम वोट बैंक के पीछे दौड़ती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से जो है जो सहयोगी दल है उनसे समझौता नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सहयोगी दल और कांग्रेस में भी इस बात को लेकर रस्साकसी लगातार जारी रहती है कि कहीं आपने हमारा मुस्लिम वोट बैंक ले लिया तो हम क्या करेंगे। आप उत्तर प्रदेश की जो सियासत है मौजूदा वक्त में, आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देख लीजिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इसी बात को लेकर जद्दोजहद है कि कांग्रेस जो है वो दावा करती है कि उस मुस्लिम वोट बैंक उसका है, समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं, कोर वोट जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारा है। तो वो वहां पे भी आपने एक घमासान देखा होगा। पश्चिम बंगाल में भी यही लड़ाई चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि मुस्लिम मतदाता जो है उसको पूरा का पूरा जो है अपना मत जो है दे, लेकिन वो होता हुआ नजर अब नहीं आ रहा है। और आपको बता दें कि तमाम कांग्रेस के अंदर खाने बात ये भी चलती है कि लगातार जो पार्टी अलकमान मुसलमानों को लेकर जो बयानबाजी करती है उससे एक खेमा जो है वो नाराज दिखता है। वो ये कहता है कि हमें मुसलमानों के पीछे नहीं भागना चाहिए, मुस्लिम मतदाताओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम मतदाता अपने आप उसको अपना मत दे देगा। तो हमें पहले बीजेपी को हराने लायक जो है अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हराने लायक अपने आप को मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। वो कहीं ना कहीं देखिए इस बार जो है कांग्रेस पार्टी उस पर काम करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी भले ही आपको लोकसभा में जो है चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए न नजर आए, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो जो है नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंबई तक कर रहे हैं और 126 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां से वो गुजर रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या 126 लोकसभा सीटों पर वो कितना असर डाल पाएंगे। हम बहरामपुर की बात कर रहे थे। बहरामपुर एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है, वहां पे कांग्रेस पार्टी जो है पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ 2021 में वहां पे जो हाथ मलती हुई नजर आई। 7 विधानसभा सीटें हैं, 6 पर वहां पर टीएमसी का कब्जा है, 1 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2019 के अगर हम लोकसभा चुनाव के आंकड़े को धीरेन्द्र जी देखें तो 45% से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला, लेकिन वहीं टीएमसी को भी करीब 39.5% वोट मिला और ये तब मिला जब वहां पर टीएमसी ने कोई मुस्लिम मतदाता यानी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा था। और बहरामपुर में 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और इस बार जो हम कह सकते हैं कि टीएमसी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है वो यूसुफ पठान के रूप में खेला है। और यूसुफ पठान से भारतीय क्रिकेटर नहीं हैं बल्कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के भी वो प्लेयर रहे हैं। वो कोलकाता नाइट राइडर्स जब केकेआर जीती थी, जब बहुत बड़ा जुलूस जो है पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में निकाला गया था तो उसमें यूसुफ पठान भी थे। तो करबो लड़बो जितबो का नारा जो है वो उस वक्त भी लगाते हुए नजर आए थे। और निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अधीर रंजन चौधरी की बेचैनी बढ़ गई है, वो परेशान है। हमारे सूत्र बता रहे हैं यूसुफ पठान की घोषणा के बाद अब उनकी यही कोशिश होगी कि थोड़ा सा ममता बनर्जी को लेकर जो तल्ख तेवर रहते हैं उसमें थोड़ी सी वो नरमी लाएं और पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में बड़े राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके एक बीच का रास्ता वहां पे निकालें। अगर ये बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तो खामियाजा अधीर रंजन चौधरी को भुगतना पड़ेगा। जी देखिए, मुझे लगता है कि बातचीत तो यही है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से उनको रखा, लगातार वो इशारा कर रही थी, वो कम से कम इशारों से राजनीति करती हैं और बहुत पहले कह देती हैं। वो जब ये न्याय यात्रा बंगाल में घुसी उसी वक्त उन्होंने ये साफ कर दिया था कि उनके इरादे कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में जाने के नहीं हैं। लेकिन ऐसी राजनीति का क्या कहा जाए जो इसी तरह की झूठे जो उम्मीदों के पहाड़ हैं उन पे चढ़ और उतर रहे हैं राहुल गांधी इस वक्त। तो मुझे लगता है कि आज एक और बड़ा फैसला होने जा रहा है जिसमें उम्मीद है कि शाम तक ये हो जाएगा। CAA के जो फ्रेम्स हैं, गाइडलाइन नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लागू हो जाएगा। उसके बाद राजनीति में क्या बदलाव आता है यानी वोटिंग के लिए, हालांकि ये जब बिल आया था उसी वक्त पूरे देश में जिस तरह से विरोध या समर्थन हुआ वो अब भी लगता है कि उसकी कुछ आहट आपको सुनाई देगी। लेकिन आज मेरे साथ
ये मेहमान जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी, तो यही कह सकते हैं कि कम से कम ये उस राज्य में शामिल हो गया, बंगाल भी, जहां से राहुल गांधी जीरो उम्मीद रखते हैं। तो सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।